मॉड्यूल नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मैं प्रोफेसर सिमरनजीत सिंह और आज हम बात करेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ फिज़िकल एजुकेशन के बारे में। और पहला टॉपिक है हमारे पास एंशिएंट ग्रीस। और ये जो टॉपिक है एंशिएंट ग्रीस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से अक्सर आपको क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर मैं बात करूँ एंशिएंट ग्रीस की, इसका जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा रिच है। इसका जो कल्चर है वो बहुत ज़्यादा पुराना है और बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। और ये इतना प्रभावशाली है कि इसका असर आज की मॉडर्न सोसाइटी में भी हमें देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं एजुकेशन की, शिक्षा की, उस पर भी इसका असर देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं फिलॉसफी की, क्योंकि ये जो एंशिएंट ग्रीस है हम पढ़ेंगे, इसमें जो गोल्डन पीरियड है लेटर एथेनियन पीरियड, उसमें बहुत सारे फिलोसफर्स आए हैं लाइक प्लेटो, लाइक एरिस्टोटल, लाइक सोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स। तो वो सब एंशिएंट ग्रीस की हिस्ट्री का पार्ट है। तो फिलॉसफी पे भी अगर मैं बात करूँ तो बहुत प्रभाव है एंशिएंट ग्रीस का। अगर मैं बात करूं पॉलिटिक्स की, अगर मैं बात करूं फाइनेंस की, और इवन अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स की या फिज़िकल एजुकेशन की, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है एंशिएंट ग्रीक का कल्चर। आज भी वो प्रभाव डाल रहा है। ये इसीलिए हमें ये जो एंशिएंट ग्रीस है, हिस्ट्री है, वो पढ़ाई जाती है। ठीक है। बात करेंगे एंशिएंट ग्रीस के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं जो क्रोनोलॉजी है हमारे पास। सबसे पहले जो हमारे पास पीरियड है वो है होमरिक पीरियड। अगर मैं बात करूं होमरिक पीरियड, होमरिक किससे आया है? होमर एक पोइट थे, ठीक है, ब्लाइंड पोइट थे। उन्होंने बहुत दो बड़े महाकाव्य लिखे हैं, उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। उनके नाम पे ये पीरियड है, ठीक है, क्योंकि इस पीरियड में वो थे होमर। उनके नाम पे ये होमरिक पीरियड है। और ये होमरिक पीरियड 12th सेंचुरी से लेके 12th सेंचुरी BC से लेके 8th सेंचुरी BC तक ये होमरिक पीरियड होंद में रहा। होमरिक पीरियड के बाद हमारे पास आता है स्पार्टन पीरियड। स्पार्टन पीरियड जो था वो 9th सेंचुरी BC से लेके 4th सेंचुरी BC तक ये स्पार्टन पीरियड हमारे पास रहा। उसके बाद हमारे पास आता है अर्ली एथेनियन पीरियड। अर्ली एथेनियन पीरियड जो था वो 8th सेंचुरी BC से लेके 5th सेंचुरी BC तक रहा। और उसके बाद हमारे पास आता है लेटर एथेनियन पीरियड। ये जो पीरियड था ये 5th सेंचुरी BC से लेके 4th सेंचुरी BC तक ये हमारे पास रहा। ये जो स्पार्टन पीरियड है और ये जो अर्ली एथेनियन, लेटर एथेनियन पीरियड है, ये एक दूसरे के पैरेलल रहे, मतलब बराबर रहे, ठीक है। और ये स्पार्टन और ये जो एथेनियन थे ये एक दूसरे के विरोधी थे, क्योंकि इनकी जो सोच थी वो एक दूसरे से उल्टी थी, ठीक है। तो इनमें क्या होती थी, जंग छिड़ी रहती थी। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे होमरिक पीरियड के बारे में। बात करते हैं होमरिक पीरियड के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि होमरिक पीरियड का जो नाम है वो जो पोइट थे होमर, ब्लाइंड पोइट, उनके नाम से इस पीरियड का नाम पड़ा, क्योंकि इस पीरियड में वो थे। तो उनके नाम से ये होमरिक पीरियड को आप याद रख सकते हैं। होमर जो थे वो ब्लाइंड थे, उनको दिखता नहीं था, और उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे हैं, 2 एपिक पोइम्स लिखी है। उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये जो होमरिक पीरियड है ये 12th सेंचुरी BC से लेकर 8th सेंचुरी BC तक, मतलब ये पीरियड रहा। मतलब 1200 BC से लेके 800 BC तक ये जो काल है होमरिक पीरियड का वो रहा। उसके बाद अगर हम बात करें जो इस पीरियड में रेजिडेंट थे, जो नागरिक थे एंशिएंट ग्रीस के, उनकी जो हाइट थी वो शॉर्ट, मतलब छोटी हाइट थी, और उनकी जो स्किन का कलर था, स्किन टोन थी, वो डार्क थी, काले रंग की स्किन थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है उनका ये जो अर्ली एंशिएंट ग्रीस के जो रेजिडेंट थे, ठीक है, दे आर जनरली शॉर्ट, हाइट शॉर्ट थी, और उसके साथ साथ उनकी जो स्किन थी वो डार्क थी। और उनका जो जीवन था, है ना, सादा जीवन, उच्च विचार और गांव का जीवन, ठीक है। तो
दे लेड ए सिंपल विलेज लाइफ। उनकी जो ज़िंदगी थी वो सादा जीवन था, उच्च विचार थी और गांव वाली ज़िंदगी थी। ठीक है, तो इससे आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद उनकी जो सोसाइटी थी, जो समाज था एंशिएंट ग्रीस के जो रेजिडेंट थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा तगड़ा था। और उनके जो बिजनेस एंड ट्रेड रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे दूसरे देशों के साथ। दूसरे देशों के साथ उनके जो बिजनेस एंड ट्रेड रिलेशनशिप्स थे वो बहुत अच्छे थे। सो द सोसाइटी वाज स्ट्रांग, बहुत तगड़ी थी, उनका समाज तगड़ा था और विद रोबस्ट तगड़े बिजनेस एंड ट्रेड रिलेशनशिप्स के साथ। ठीक है, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। अगली स्लाइड में क्या है, द पीरियड सॉ ए मिक्स ऑफ नेटिव ग्रीक्स एंड टॉल एंड फेयर स्किन्ड पीपल फ्रॉम द नॉर्थ कंट्रीब्यूटिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीस। अब 1000 BC के आसपास, जैसे कि मैंने बताया कि 1200 BC से 800 BC तक ये होमरिक पीरियड था हमारे पास, है ना। और 1000 BC के आसपास कुछ लंबे लोग जिनका रंग साफ है, ठीक है, वो नॉर्थ साइड से ग्रीस में आते हैं और ग्रीस में जो रह रहे लोग थे उनके साथ हाथ मिला लेते हैं और बोलते हैं कि हम भी मिलकर ग्रीस को ऊपर लेके जाना चाहते हैं आपके साथ। ठीक है, तो उनकी क्या हो जाती है, उनकी मतलब फ्रेंडशिप हो जाती है और मतलब कि सबका साथ सबका विकास वाला मतलब ये चीज़ हो जाती है यहाँ पर। तो ये जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिखा है जो नेटिव ग्रीक्स थे उनके साथ ये टॉल फेयर स्किन्ड पीपल जो नॉर्थ साइड से आए थे वो मिल जाते हैं और मिलकर ये ग्रीस को और डेवलप करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग होमरिक पीरियड। उसके बाद हमारे पास है ब्लाइंड पोएट होमर, जिनके नाम पे ये होमरिक पीरियड है। उन्होंने 2 एपिक पोइम्स लिखी है, 2 एपिक काव्य लिखे, महाकाव्य। पहला जो काव्य है वो है इलियड और दूसरा जो काव्य है वो है ओडिसे। तो क्वेश्चन हमेशा आपको ये देखने को मिलता है कि जो होमर है उन्होंने जो 2 काव्य लिखे हैं उनके नाम, एक तो जो है वो है इलियड और दूसरा है ओडिसे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ये जो इलियड है, इलियड में लिखा क्या है होमर ने। तो इलियड में होमर ने ट्रोजन वॉर के बारे में, ट्रोजन वॉर के बारे में लिखा है। अब ये ट्रोजन वॉर क्या है, ठीक है, अब ट्रोजन वॉर क्या है। ट्रोजन वॉर क्या है कि ग्रीस और सिटी ऑफ ट्रॉय के बीच में एक जंग चली और वो जंग की अगर आप ड्यूरेशन की बात करें तो 10 साल वो जंग हुई। ठीक है, ग्रीस और सिटी ऑफ ट्रॉय के बीच एक जंग चली, उसको हम बोलते हैं ट्रोजन वॉर। अब आप बोलोगे कि यह जंग क्यों हुई, ये जंग इसलिए हुई, चलो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि जो ग्रीस के देवता थे सारे, है ना, भगवान थे, वो पार्टी कर रहे थे। ठीक है, तो उस पार्टी में एक देवी थी जिसका नाम एरिसा था, उसको नहीं बुलाया क्योंकि वो कलेश की देवी थी, है ना, कलेश कर देती थी, वो लड़ाई की देवी थी। ठीक है, तो उसको नहीं बुलाते, तो उसको गुस्सा आता है कि यार ये पार्टी कर रहे हैं, मेरे को बुलाया नहीं है। तो वो पहुंच जाती है पार्टी में और उसने क्या, एक एप्पल लिया होता है गिफ्ट, ओके, वो गोल्डन एप्पल होता है और उसको वो डाइनिंग हॉल में उछाल देती है और वो जब नीचे गिरता है उस पर लिखा होता है फॉर द फेयर, सबसे सुंदर के लिए वो एप्पल है। अब वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं हम सुंदर है, हम सुंदर है, हम सुंदर है, लेकिन लास्ट में हमारे पास 3 देवियाँ बचती है जो बोलती हैं कि हम सुंदर हैं, जो क्लेम करती हैं। एक हमारे पास होती है एथीना, एक होती है हमारे पास हेरा और एक हमारे पास होती है एफ्रोडाइटी। सो ये तीनों क्लेम करती है कि हम तीनों सुंदर हैं। अब सेम एक है और 3 लोग क्लेम कर रहे हैं कि हम सुंदर हैं, तो वो कहते हैं कि गॉड ज़्यूस से पूछ लेते हैं, जो कि गॉड ऑफ स्काई, उनसे पूछते हैं कि कौन सुंदर है। तो गॉड ज़्यूस जो होते हैं वो अपना पल्ला चढ़ाते हैं और कहते हैं कि सही जज अगर कोई कर सकता है आप तीनों की सुंदरता को, तो वो जो प्रिंस है पेरिस, सिटी ऑफ ट्रॉय का वो प्रिंस है, वो आपकी जो सुंदरता है वो बताएगा कि आप में से तीनों में से कौन सुंदर है। तो ये तीनों जो प्रिंस होता है पेरिस, उसके पास चले जाते हैं और तीनों लालच देते हैं।
ठीक है। एक लालच देती है कि मैं आपको ऐसा करूँगी, आपका जो किंगडम है आपको और अमीर बना दूँगी। दूसरी लालच देती है कि मैं आपको ऐसा करती हूँ कि आपकी जो मिलिट्री है उसको और स्ट्रॉन्ग बना देती हूँ, कि आपकी ग्रीस के साथ तो लगती है, तो जब आप वॉर करोगे उन पे तो मतलब तहस नहस कर दोगे, जीत जाओगे। और एक जो होती है एफ्रोडेटी जो होती है, वो क्या कहती है कि मैं तुम्हें दुनिया की सबसे सुंदर जो औरत है उसको तुम्हारे प्यार में पागल कर दूंगी। अब मैन विल बी मैन, जो पेरिस होता है वो पिघल जाता है और जो एफ्रोडेटी होती है उसकी बात मान लेता है, उसको सुंदर घोषित कर देता है। जैसे सुंदर घोषित कर देता है तो उसको जो एफ्रोडेटी होती है वो ले जाती है ग्रीस में, और ग्रीस में ले जाकर वहाँ पर जो सबसे सुंदर औरत है हेलेन, जो स्पार्टा किंगडम की रानी होती है, उसको उसके प्यार में पागल कर देती है। ठीक है। अब जो स्पार्टा किंगडम का राजा होता है मेनिलॉस, मेनिलॉस क्या होता है, वो गया होता है वहाँ से। अब जो पेरिस होता है वो क्या करता है कि हेलेन को वहाँ से भगा के, ग्रीस से भगा के उसको कहाँ ले आता है, सिटी ऑफ ट्रॉय में ले आता है। अब मेनिलॉस आता है और देखता है कि भाई साहब मेरी रानी को भगा के ले गया, तो वो जंग की घोषणा कर देता है। तो जो ग्रीस वाले होते हैं वो चले जाते हैं सिटी ऑफ ट्रॉय लड़ने के लिए। अब पंगा ये पड़ता है कि जो सिटी ऑफ ट्रॉय होता है उसकी जो दीवारें होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है और बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि वो अंबुजा सीमेंट से बनी होती है। ठीक है, अंबुजा सीमेंट से नहीं बनी होती, लेकिन बहुत ज़्यादा वो लंबी होती है और बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, उन्हें भेदना बहुत मुश्किल होता है। तो इस कारण ये जंग 10 साल चलती है। बहुत सारे ग्रीस के जो योद्धा है वो शहीद भी होते हैं, लाइक पेट्रोक्लस अभी आएगा आगे, वो भी शहीद हो जाता है, उसको हेक्टर मारता है। फिर पेट्रोक्लस का जो दोस्त होता है एक्किलीस, ग्रेट वॉरियर, ठीक है, वो क्या है, वो अपने दोस्त की जो हत्या हुई होती है, जो हेक्टर ने की होती है, उसका बदला लेने का प्रण करता है और वो हेक्टर को मारता है। उसके बाद ये जो एक्किलीस होता है, एक्किलीस भी किसी कन्या के प्रेम में मतलब पागल हो जाता है, और जो पेरिस होता है उसके जो ये हील होती है एक्किलीस, वहाँ पर तीर मारता है जहर वाला, और जो एक्किलीस होता है वो मर जाता है। वैसे ये जंग चलती रहती है और लास्ट में क्या होता है कि जो ग्रीस में कुछ योद्धा होते हैं, यूलिसिस था, उसने दिमाग लगाया और उसने क्या किया, एक घोड़ा बनाया बहुत लंबा सारा, और उस घोड़ा जो होता था वो बहुत सारा लंबा था और अंदर से खोखला था, और उसमें उसने क्या किया कि अपनी सेना जो थी उसको अंदर भेज दिया और ख़ुद भी उसमें जाके लुक गया। और कई जो ग्रीक्स थे उनको बोला कि आप ऐसा करो, समुद्र के तट पे खड़े हो जाओ, और वो घोड़ा इस तरीके से छोड़ के चले जाते हैं गेट के ऊपर, और उनको लगता है सिटी ऑफ ट्रॉय वालों को कि ये जंग हार गए, है ना, तो ये चले गए हैं, भाग गए हैं, घोड़ा छोड़ के भाग गए हैं। अब कई लोग आते हैं और बोलते हैं कि इस घोड़े को जला देते हैं, लेकिन कई लोग बोलते नहीं, ये हम जीते हैं, हम इसको अंदर ले जाते हैं। वो अंदर ले जाते हैं और जंग की क्या, जीतने की पार्टी करते हैं। तो ऐसे ही पार्टी कर रहे हैं और शराब में एकदम मतलब टल्ली हो गए हैं। तो ये क्या करते हैं कि उस घोड़े से बाहर निकलते हैं और सबसे पहले जो गेट पे गार्ड्स थे उनको मारते हैं, और जो लोग बाहर बैठे थे, है ना, समुद्र के तट पे ग्रीक्स बैठे थे, वो अंदर एंटर कर जाते हैं और रातों रात हमला करके सिटी ऑफ ट्रॉय को जला देते हैं। इस तरीके से जो ग्रीक्स हैं वो जंग जीत जाते हैं। उसके बाद जब ये जंग, ये इलियड में लिखा हुआ है किस तरीके से, इलियड में 4 दिन, लास्ट के 4 डेज और आई थिंक सो 2 आवर्स का पूरा वर्णन किया हुआ है। ठीक है, इलियड में। सो ये ट्रोजन वॉर है। उसके बाद ओडिसे में क्या है, ओडिसे में एक ओडिसियस नाम का वॉरियर है। जब ये जंग जीत के जाते हैं तो ओडिसियस को कैप्चर कर लेता है कोई, ठीक है, तो वो 10 साल लगते हैं उसको अपने घर में वापस आने से। किस तरीके से उसने स्ट्रगल किया। उसकी वाइफ जो थी पेनेलोप, ठीक है, पेनेलोप को क्या होता है, कई लोग समझते हैं कि ओडिसियस मर गया है, और वो ओडिसियस का जो राजा है उसको भी हत्याना चाहते हैं, और उसकी जो वाइफ है, ठीक है, उस पर भी वो ट्राई करते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी वाइफ जो होती है ओडिसियस की, वो बहुत ज़्यादा वफादार होती है, उससे बहुत प्यार करती है, उसको भरोसा होता है कि मेरा ओडिसियस एक दिन ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ओडिसियस पे ओडिसे है। ये 2 महाकाव्य जो है वो पोएट होमर ने लिखे हैं। आई होप सो ये जो स्टोरी थी वो मैं आपको थोड़ी बहुत समझा पाया हूँगा, क्योंकि आगे बात करते हैं हम
फिजिकल एजुकेशन एंड सोशल लाइफ होमरिक पीरियड में कैसा था। फिजिकल एजुकेशन हेल्ड एज ए स्पेशल प्लेस, फिजिकल एजुकेशन की एक खास जगह थी होमरिक पीरियड में इन द सोसाइटी, ठीक है। जो समाज था होमरिक पीरियड में फिजिकल एजुकेशन की एक खास जगह थी, एंड वहाँ पर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी, हंटिंग करवाई जाती थी, है ना, शिकार खेलते थे, स्विमिंग, तैराकी, रेसलिंग एंड म्यूज़िक के बहुत दीवाने थे ये लोग, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें करवाई जाती थी। और उसके बाद जब भी कोई स्पेशल ओकेज़न होती थी, कोई समारोह होता था, कोई त्यौहार होता था, तो एथलेटिक कंपटीशन और पब्लिक गेम्स खास तौर पर करवाई जाती थी होमरिक पीरियड में। पब्लिक गेम्स एंड एथलेटिक कंपटीशंस वर कॉमन ड्यूरिंग द फेस्टिवल एंड स्पेशल ओकेजन। आगे हम बात करते हैं कि इस पीरियड में सबसे ज़्यादा लोग किस भगवान को वर्शिप्ड करते थे, तो उसका आंसर है गॉड ज़्यूस। और गॉड ज़्यूस जो थे वो गॉड ऑफ स्काई थे, तो इनको बहुत ज़्यादा लोग मानते थे, बहुत ज़्यादा लोग बिलीव करते थे। और उनका ये भी मानना था कि जो गॉड ज़्यूस है वो माउंट ओलंपस पर रहते हैं, ओके। दे बिलीव्ड टू रिसाइड अराउंड माउंट ओलंपस, माउंट ओलंपस के आसपास माना जाता था कि ये जो गॉड ज़्यूस है वो रहते हैं। उसके बाद नोटेबल इवेंट क्या है, नोटेबल इवेंट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है। वैसे होमरिक पीरियड में से क्वेश्चन कम बनते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन बनता क्या है कि होमरिक के कौन से 2 महाकाव्य है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। सो नोटेबल इवेंट क्या है, इंक्लूडेड एकिलीस जो था, जैसे मैंने आपको बताया, एकिलीस जब पेट्रोक्लस मर गया, हेक्टर ने पेट्रोक्लस को जब मारा तो एकिलीस ने उसका बदला लिया था, उसने हेक्टर को मारा था। तो पेट्रोक्लस की शहादत को नमन करने के लिए एकिलीस एनुअली हर साल कुछ गेम्स का आयोजन करता था, ठीक है। पेट्रोक्लस की शहादत को नमन करने के लिए एकिलीस जो था वो हर साल कुछ गेम्स का आयोजन करता था। उसमें कौन कौन सी गेम्स होती थी, चैरियट रेसिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग एंड रनिंग। सो ये है होमरिक पीरियड। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बात करेंगे स्पार्टन पीरियड के बारे में।